इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं भी सभी? बढ़िया। आज है हमारी प्रैक्टिस क्लास 8 इंग्लिश की। इसमें देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी मदद से हम डिस्कशन करेंगे। आ जाओ। It is absolutely necessary dash the loan immediately for him to repay, that he repays, that he has repaid to repay for him। चलो, अब देखिए ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। दैट ही रिपेज, दैट ही हैज रिपेड, टू रिपे हिम, वगैरह वगैरह। अब एक चीज तो आप लोग समझ जाओगे क्या, कि अगर हम ये लिख रहे हैं इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो इसका मतलब अब जो आप स्टेटमेंट आगे लिखोगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट एक्सप्रेस करेगा एक रिक्वायरमेंट को, नेसेसिटी को। तो हमने पहले पढ़ रखा होगा, सारे बच्चों ये जानते होंगे कि नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो होता है उसमें हमें यूज करनी पड़ती है वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, उसमें हमें यूज करनी पड़ती है वर्ब की बेस फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये जो हैज रिपेयर्ड लिखा है ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड नहीं है, ठीक है, और ये जो रिपेज लिखा है ये भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत। तो अब या तो ये सही होगा फॉर हिम टू रिपे, या होगा टू रिपे फॉर हिम। तो हमें पता है कि जो हिम है वो रिपे करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी आप वर्ब लिखोगे ना, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले से द लोन लिखा हुआ है, ठीक। तो जो भी वर्ब लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट पहले से वहां पे लिखा हुआ है। अगर हम लिख देंगे टू फॉर हिम, ठीक है, टू रिपे फॉर हिम, तो जो फॉर प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा, फिर वो लोन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन आंसर है, फॉर हिम टू रिपे। तो वो जो टू लोन हमने नाउन लिखा, द लोन नाउन लिखा ना बच्चे, वो इस टू रिपे वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर हिम टू रिपे द लोन, कि उसके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि वो लोन को रिपे करे। अब मान लो अगर हम इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड के साथ लिखते तब क्या स्कोप हो सकता था? तब पता हम इसे कैसे लिखते बच्चे? तब हम इसे ऐसे लिखते, इट इज एब्सोल्युटली necessary that he repay the loan। तब उस सिचुएशन में ना हम यहाँ पे रिपे यूज करते वर्ब की बेस फॉर्म, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। तो या तो ये आंसर होता, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट ही रिपे द लोन, तो रिपे लिखा होता ना तो सही हो जाता। अब यहाँ पे क्या है ना, रिपेज लिखा, रिपेड लिखा,
प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो ये रिपेज बेस फॉर्म है नहीं, हैज रिपेड बेस फॉर्म है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he does wants to succeed in life must be prepared to work hard. He dash wants to succeed in life must be prepared to work hard. चलो बढ़िया ट्राई किया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है। हमारे पास एक वर्ब है वांट्स, ठीक है, और एक वर्ब है मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये जो ही है ये इस मस्ट बी वांट वर्ब का सब्जेक्ट है। अब यहां पर आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो कि इस वांट्स वर्ब का सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। ही जो है वो सब्जेक्ट है उस मस्ट बी प्रिपेयर्ड वर्ब का, ठीक है। अब यहां पर हमें कोई एक ऐसा वर्ड लिखना है जो कि ऑब्जेक्ट बन जाए वांट्स वर्ब का, ठीक है। तो हमें यहां पर कुछ ऐसा लिखना है जो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए वांट्स वर्ब का। अब देखो हुज सब्जेक्ट होता नहीं है, होम सब्जेक्ट होता नहीं है, गलत हो गया। हु सब्जेक्ट होता है और हु एवर सब्जेक्ट होता है। इनमें से इनमें से कोई एक सही होगा, या तो हु या हुएवर। जिन बच्चों ने होम लिखा है वो थोड़ा दिमाग यूज करो बच्चे। जो बच्चे होम लिख रहे हैं ना एक मिनट बच्चों, जो बच्चे होम लिख रहे हैं उनको थोड़ा सा ना दिमाग यूज करने की जरूरत है। बेटा होम कैसे लिख पाओगे, यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो हमने आपका ये लिखा क्या नाम ब्लैंक, इसमें हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। वांट्स टू सक्सीड वर्ब है, उसका सब्जेक्ट चाहिए बच्चे। ही जो है वो सब्जेक्ट है मस्ट बी प्रिपेयर्ड वर्ब का, तो हुम तो आएगा नहीं। अच्छा हुज भी नहीं आ सकता क्योंकि हुज होता है डिटरमिनर, हुज को हमेशा नाउन के साथ लिखना पड़ता है, तो हुज भी नहीं आएगा। अब या तो हम हु लिखें या हुएवर लिखें, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या समझना, हुएवर जो है ना एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज तब करते हैं जब एंटीसीडेंट ना दे रखा हो। अब यहाँ पे ही एंटीसीडेंट दे रखा है, तो अगर ही एंटीसीडेंट दे रखा है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु लिखेंगे, हुएवर नहीं लिखेंगे। अब जिन बच्चों को ये बात मेरी समझ में ना आई हो कि हुएवर क्या बता दिया, ठीक है, तो उनको देखो मैं बता देता हूं एक एग्जांपल देखो, डैश comes first shall get this prize। they would help dash they found needy। एक काम करते हैं ब्लैंक्स लिख ही देते हैं। चलो बताओ ये दोनों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं बच्चे ये सही हैं दोनों ही गलत हैं, सारे बच्चे बताएं। ये लिखे गए दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं बच्चे ये सही हैं या दोनों ही गलत हैं, सभी लोग सोच समझ कर बताएं। हु कम्स फर्स्ट शैल गेट दिस प्राइज, जो भी फर्स्ट आएगा उसको ये प्राइज मिलेगा। दे वुड हेल्प होम दे फाउंड नीडी, वो उनकी मदद करते जो उन्हें जरूरतमंद लगता। दोनों गलत है, वेरी गुड। अब पता है ये दोनों गलत हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं दोनों गलत हैं क्यों। ये जो हु हम लिखते हैं बच्चे या होम लिखते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उनके एंटीसीडेंट्स के बाद में लिखकर जिनके लिए वो यूज हो रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमेशा हम उससे पहले उसका एंटीसीडेंट लिखते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जिससे ये पता चल पाएगी रिलेटिव प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज किया। अब जैसे हमने यहाँ पे हु लिखा लेकिन हमने इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा, मतलब हमें ये पता नहीं चल पा रहा है हु का यूज हमने किसके लिए किया, तो ये गलत है। अब इसको आप सही कर सकते हो दो तरीके से। एक तरीका है आप इससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिख दो,
ऐसे लिख दो एनी वन हु कम्स फर्स्ट, या ऐसे लिख दो द पर्सन हु कम्स फर्स्ट, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर भी आप लिख सकते हो दे वुड हेल्प एनी वन हुम दे फाउंड नीडी, जो भी उन्हें जरूरतमंद लगता है वो उसकी मदद कर देते थे। दे वुड हेल्प द पर्सन हुम दे फाउंड नीडी, ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो या तो हम इन हुम से और हु से पहले कोई रिलेटिव एंटीसीडेंट लिख दें, या फिर एक और भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे यहां पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा एनी वन हु, ठीक है, और हमने लिखा एनी वन होम, ठीक है, या हमने लिखा एनीथिंग विच, ठीक है, या हमने लिखा एनीथिंग दैट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर देखो क्या है, ये हु, होम, विच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। एनीवन, एनीवन, एनीथिंग, एनीथिंग इनके एंटीसीडेंट्स हैं। अगर हम चाहें तो इस एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो एनीवन हु की जगह हुएवर, एनीवन हुम की जगह हुमएवर, एनीथिंग विच की जगह विच एवर, एनीथिंग दैट की जगह व्हाट एवर, या व्हाट का यूज कर सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, हु, हुम, विच, दैट, तो उसके साथ एंटीसीडेंट लिखना ही पड़ेगा। तो या तो एंटीसीडेंट लिखो, और नहीं तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो बिना एंटीसीडेंट के यूज होते हैं, इनका यूज करो, ठीक है। तो यहां पर या तो हम हु से पहले एनीवन वगैरह लिखें तो सही है, और नहीं तो इसको लिख दो हुएवर, ठीक है। इसी तरीके से इसे लिख दो हुमएवर। तो ये हमारे आंसर हो गए। Whoever comes first shall get this prize. They would help whomever they found needy. बात समझ में आ गई? तो ये जब आपको बातें समझ में आ जाएंगी तो अपने आप जान जाओगे ऑप्शन हु आंसर क्यों है, बाकी आंसर क्यों नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। I gifted father dash on his birthday. He wears them on alternate days. ये जो हमने ऑप्शंस लिखे हैं बच्चे, इनमें से जो हमने लिखा ना अ ब्लैक एंड अ ब्लू शर्ट्स, तो ये शर्ट्स गलत है, मतलब ये एग्जांपल अनग्रामेटिकल है। ये किसी भी, ये वाला ऑप्शन जो है ना बच्चे, ये ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम आर्टिकल अलग अलग लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहे हैं, और सबको पता है कि ए आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के साथ लिखा जाता है, शर्ट प्लूरल नाउन है, तो ये गलत है। तो ये वाला स्ट्रक्चर अनग्रामेटिकल है, ये किसी हालत में सही नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। शर्ट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं होता। तो ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि हमने इसमें डिटर्मिनर नहीं लिखा। तो जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये ऑप्शन हमारे अनग्रामेटिकल हैं, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। फिर से समझ लो, सी ऑप्शन इसलिए गलत है बच्चे क्योंकि उसमें हमने जो शर्ट यूज किया वो शर्ट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो हमने बिना डिटर्मिनर के लिख रखा है, ठीक है। तो कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल हो वो बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज किया जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसलिए गलत है। डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसमें हमने क्या किया, आर्टिकल अलग अलग लिखे हैं, और हमें पता है कि जो एन आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। जो हमने शर्ट्स लिखा है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ तो ए आर्टिकल आ नहीं पाएगा, तो वो इस वजह से डी ऑप्शन गलत है। अभी जो ए और बी है ये हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ग्रामेटिकल का मतलब है इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या समझना, अब ब्लैक एंड ब्लू शर्ट जैसे हमने लिखा, तो अब ब्लैक एंड ब्लू शर्ट का मतलब हो गया कि एक ही शर्ट है, ब्लैक और ब्लू, उसमें दोनों कलर हैं, सिंगल शर्ट, सिंगल के वन शर्ट, इसका मतलब है एक ही शर्ट है जिसमें ब्लैक और ब्लू दोनों ही कलर है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल अलग अलग लिख दें, अब ब्लैक एंड अ ब्लू शर्ट, तो इसका मतलब दो शर्ट है, ठीक है, दो शर्ट है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही है, बस ये समझना है कि इनका डिफरेंस क्या है। अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दें, ठीक है, और आर्टिकल एक ही लिखें, तो इसका मतलब एक ही है, ब्लैक और ब्लू दो शर्टें नहीं है, एक ही है पहले वाले में दूसरे वाले में अलग अलग है।
अब मान लो अगर इस सेंटेंस में ये ना लिखा होता, ठीक है, केवल इतना लिखा होता है गिफ्टेड फादर डैश ऑन हिज बर्थडे, तो आप क्या लिखते, ए या बी? अगर ये नहीं लिखा होता ही वेयर्स देम ऑन अल्टरनेट डेज, केवल इतना लिखा होता है गिफ्टेड फादर डैश ऑन हिज बर्थडे, तो आप क्या लिखते हैं, ए या बी? तो ए या बी में से कुछ भी लिख देते, क्या फर्क पड़ता है? तब तो कुछ भी लिख देते, क्योंकि तब तो दोनों ही सही हो सकते थे। लेकिन अभी देखो हमें कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, क्या कॉन्टेक्स्ट दे रखा है? यहाँ पे हमने शर्ट के लिए प्रोनाउन यूज किया देम, देम लिखा है, तो देम का मतलब है कि वन शर्ट तो होगी नहीं, एक शर्ट तो नहीं होगी, ठीक है। अगर एक शर्ट नहीं होगी तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन। तो हम लिख देंगे आई गिफ्टेड फादर अ ब्लैक एंड अ ब्लू शर्ट, एक ब्लैक और एक ब्लू शर्ट पिताजी को दी, ठीक। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। देखो ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, सारे बच्चे इन तीनों को पढ़ें, समझें और सही करें, ठीक है। An old and rich man live in this house. An old and young man live in this house. They have arrested a Korean and German tourist. अब देखो हमने क्या किया, यहां पर एक नाउन लिखा मैन, और उस नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लिखा रिच और एक एडजेक्टिव लिखा ओल्ड, ठीक। और हमने लिखा आर्टिकल एन, एक ही बार लिखा। अगर हमने आर्टिकल एक ही बार लिखा है तो इसका मतलब पता है क्या बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो ओल्ड भी है रिच भी है, मतलब उसमें दो क्वालिटी है, लेकिन पर्सन एक ही है, क्योंकि आर्टिकल से पता चल गया। तो अगर ये पर्सन एक ही है तो ये सिंगुलर हो गया, अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसके लिए जो हमने वर्ब यूज किया लिए ये गलत है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए तो हमें वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी जो कि होती है लिव्स, तो इसको लिखो लिव्स। एन ओल्ड एंड रिच मैन लिव्स इन दिस हाउस, ठीक। फिर एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं डी, यहां पर एक डी क्वेश्चन लिख देता हूं। एन ओल्ड एंड अ रिच मैन lives in this house. ठीक। अब यहां देखो क्या हुआ, यहां हमने लिखा ओल्ड एडजेक्टिव, रिच एडजेक्टिव, मैन नाउन और अलग अलग आर्टिकल। अगर हमने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रिच और ओल्ड एक ही मैन नहीं है, तो इसका मतलब दो तरीके के मैन है, एक मैन जो है वो ओल्ड है, एक मैन जो है वो रिच है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिच होगा वो ओल्ड नहीं होगा, ऐसा मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो ओल्ड होगा वो रिच नहीं होगा, तो ये दो तरीके के लोग हो गए, एक हो गया ओल्ड मैन, एक हो गया रिच मैन, ठीक। तो मैन नाउन सिंगुलर है, लेकिन आप देखोगे हमने आर्टिकल अलग अलग लिखे हैं, तो अगर हमने आर्टिकल अलग अलग लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड है और जो रिच है वो दो अलग अलग लोग हैं। अगर वो दोनों अलग अलग लोग हैं तो एंड से जोड़ने से तो वो प्लूरल हो जाएंगे, तो वर्ब हमें प्लूरल लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिव लिखो, तो लिखो ऐसे, तो यहां लिखो लिव, यहां लिखो लिव्स। अभी डिफरेंस समझ लो, एडजेक्टिव यहां भी दो हैं, नाउन यहां भी सिंगुलर है, लेकिन आर्टिकल अलग लिखने से पता चल गया कि ये दोनों एडजेक्टिव एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं और ये दोनों एडजेक्टिव अलग अलग पर्सन को रेफर कर रहे हैं। तो जब वो अलग अलग को रेफर कर रहे हैं और आप उन्हें एंड से जोड़ोगे तो मिलकर प्लूरल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर हमने लिखा है एन ओल्ड एंड यंग मैन लिव इन दिस हाउस। इसमें हमने ओल्ड एडजेक्टिव लिखा, यंग एडजेक्टिव लिखा, मैन नाउन लिखा, आर्टिकल कॉमन रखा है। तो अगर हमने आर्टिकल कॉमन का रखा है तो इसका मतलब जो ओल्ड और यंग है वो एक ही आदमी है, मतलब वही ओल्ड भी है वही यंग भी है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें यहाँ पे वर्ब लिखनी पड़ेगी, कैसे, सिंगुलर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिव्स लिखा था वैसे यहाँ पर हमें लिव्स लिख देना चाहिए, लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि मान लो कोई पर्सन ओल्ड है और रिच है,
तो ये तो समझ में आता है कि कोई पर्सन ओल्ड भी है, रिच भी है, लेकिन कोई पर्सन ओल्ड भी और यंग भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन ओल्ड और यंग दोनों हो। ओल्ड और रिच दोनों ये समझ में आता है, लेकिन ओल्ड यंग दोनों हो ऐसा समझ में नहीं आता है। तो अगर यहाँ पे ओल्ड और यंग लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग लोग हैं। अगर ये दोनों अलग अलग लोग हैं तो इनके आर्टिकल अलग अलग लिखो। जब आर्टिकल अलग अलग लिख दोगे पता चल जाएगा दो अलग अलग लोग हैं, तो वर्ब प्लूरल लिखनी पड़ेगी जो कि पहले से ही लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन ओल्ड एंड, एक मिनट, एक गलती से एन लिख गया बच्चे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ओल्ड एंड यंग मैन लिव इन दिस हाउस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर हमने लिखा दे हैव अरेस्टेड अ कोरियन एंड जर्मन टूरिस्ट। अब यहां देखो, कोरियन एडजेक्टिव है नेशनलिटी का, जर्मन एडजेक्टिव है नेशनलिटी का, और टूरिस्ट जो है ये नाउन है। यहां पर हमने आर्टिकल ए लिखा है। तो अगर हमने ये जो लिख रखा है इसको हम सही माने तो हमें ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि जो कोरियन है और जर्मन है वो एक ही टूरिस्ट है। मतलब एक ही टूरिस्ट ऐसा है जो कोरियन भी है जर्मन भी है, तो हमें पता ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग सिटीजन होंगे, एक जर्मनी का होगा एक कोरिया का होगा, दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते, अलग अलग पर्सन होंगे। तो अगर ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे तो आर्टिकल अलग अलग लिखो। तो इसको ऐसे लिखो, अ कोरियन एंड अ जर्मन टूरिस्ट। अ कोरियन एंड अ जर्मन टूरिस्ट का मतलब ये हो गया कि एक टूरिस्ट जर्मन है एक कोरियन है। ठीक, तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चे, आते रहते हैं कई बार पेपर में, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अपना समझ के सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आंसर बताएं सब लोग। अगला क्वेश्चन देखो, आई हैव कम टू नो दैट द मीटिंग हैज बीन डैश टिल फ्राइडे नेक्स्ट। अब देखो, ये जो हमने लिखा है पुट अप, पुट आउट, पुट इन, पुट ऑफ, एक इसमें पुट ऑन भी लिख लो, एक आ जाओ पुट ऑन भी लिख लेते हैं, और एक और भी लिख लो पुट अप। ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। अच्छा, पुट अप तो लिखे हुआ है ऊपर, एक मिनट बच्चों, पुट अप मत लिखो, पुट अप लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, एक हो गया पुट अप, फ्रेजल वर्ब है, एक हो गया पुट आउट, एक हो गया पुट इन, एक हो गया पुट ऑफ, एक हो गया पुट ऑन। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनके मीनिंग पहले समझ लेते हैं तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो, कोई बच्चा बता सकता है इनके सबके मीनिंग? कोई बच्चा ऐसा है जिनको इन सबके मीनिंग पता हो? बताओ तो एक बार। पुट अप, पुट आउट, पुट इन, पुट ऑफ, पुट ऑन। पुट अप, पुट आउट, पुट इन, पुट ऑफ, पुट ऑन। पुट अप द क्लॉथ, नहीं नहीं नहीं, गलत बच्चा। देखो यहां पे समझना, पुट अप जो होता है ना, तो इसका मतलब होता है टू रिजाइड, टू स्टे, ठहरना, रुकना कहीं पर। व्हेन आई गो टू मुंबई आई पुट अप विद माई फ्रेंड्स देयर, कि जब मैं मुंबई जाता हूं तो अपने दोस्तों के साथ में ठहरता हूं। ठीक है, ही पुट अप एट अ होटल देयर, वो वहां होटल में रुका। तो पुटअप करना मतलब स्टे करना। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बता रहे थे पुटअप का मतलब टॉलरेट, वो पुट अप का नहीं होता मतलब बच्चे, वो होता पुटअप विद का मतलब। ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, मैं यहां लिख देता हूं ई एफ, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस मच नॉइज, भाई इतने शोर तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस स्टूपिड मैन, कि मैं इस स्टूपिड आदमी के साथ में तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मतलब क्या होता है बच्चे? टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। पुट आउट द कैंडल्स, पुट आउट द फायर। पुट इन का मतलब होता है टू इन्वेस्ट। ठीक है, दे हैव पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन दिस जॉब, उन्होंने इस इन दिस प्रोजेक्ट, पुट इन करना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, टू डेफर, टू डिले। ठीक है, पुट ऑफ कर देना मतलब टाल देना, आगे बढ़ा देना। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर,
ही यूजुअली पुट्स ऑन जैकेट्स। ठीक, पुट ऑन का मतलब पहनना। हाँ, पुट इन का मतलब टू सेट इन अ पोजिशन भी होता है। वी हैव पुट दिस गवर्नमेंट इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब अगर ये तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया हो तो अब बताओ आंसर। I have come to know that the meeting has been put off till Friday next। कि मीटिंग जो है उसको पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ कर दिया गया मतलब उसको टाल दिया गया, डिले कर दिया गया अगले फ्राइडे तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। I can't understand why dash as soon as you got that news। अब देखो बच्चे, इसमें पता क्या है, ये जो हमने y लिखा है ये कंजंक्शन है। ये जो y हमने लिखा है ना ये कंजंक्शन है, और ये पूरा ना एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है बच्चे। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो अगर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो और ये वाई हमारा कंजंक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। तो इसके बाद हमें क्लॉज लिखनी है। अब क्लॉज में क्या आता है? क्लॉज में आता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो डिड हमने हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिखी है ना, ये क्वेश्चंस में लिखी जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई डैश यू एज सून एज यू गॉट द न्यूज। तो जो एज सून एज हमने लिखा ना, एक कंजंक्शन ऑफ टाइम है, इसके साथ हमने पास्ट टेंस लिख रखा है। तो ये जो टाइम है ये पास्ट का टाइम है। तो जो एक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे वो एक्शन पास्ट का होगा, क्योंकि उसका टाइम पास्ट का लिखा हुआ है। अगर वो एक्शन पास्ट का होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस गलत, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी गलत। ये आंसर डी। अब ईमानदारी से एक बार फिर से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों ने डी ऑप्शन कहा था। मैं देख रहा था ए वाले बहुत थे। तो इसका आंसर है डी। फिर से एक बार बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। वाई जो है बच्चे, ये हमारा ये कंजंक्शन है। ठीक है, इसके बाद में क्लॉज आएगी। क्लॉज में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा। तो जो ए ऑप्शन है जिसमें हेल्पिंग और हमने सब्जेक्ट से पहले लिखी है, हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी क्लॉज है, इसमें आप ध्यान से देखो, हमने एज सून एज कंजंक्शन लिखा है। ये एज सून एज कंजंक्शन टाइम का होता है। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, जैसे एज सून एज है, ठीक है, एज लॉन्ग एज है, अंटिल है, व्हेन बिफोर आफ्टर है, ये सब कंजंक्शंस ऑफ टाइम है। ये सब जो है ना, ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम है। इनके साथ लिखी गई जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो टाइम क्लॉजेस होती हैं। तो एज सुन एज यू गॉट दैट न्यूज है ना, ये टाइम क्लॉज है। किस एक्शन की? जो एक्शन आप यहाँ पे लिखोगे। अभी टाइम देखो पास्ट में गॉट लिखा ना, तो ये मतलब टाइम पास्ट का है। तो अगर ये टाइम पास्ट का है तो यहाँ पे जो एक्शन लिखोगे वो भी पास्ट का होगा। अगर वो एक्शन पास्ट का होगा तो फिर बी और सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बी और सी ऑप्शन गलत हो गए तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, यू डिड नॉट इन्फॉर्म। अगले पे जाओ। At first, his friends and parents thought that the news was dash. Very good to be true, too good to be true, enough good to be true, so good to be true. आंसर बताएं सभी बच्चे। आप देखो, ध्यान से सुनना। ये जो छोटे छोटे रीजंस होते हैं ना, इनका ध्यान रखा करो। जैसे गुड वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर गुड वर्ड एडजेक्टिव और हम इसके साथ में एनफ यूज कर रहे हैं तो एनफ एडवर्ब है। एनफ एडवर्ब उन वर्ड्स के बाद में लिखा जाता है जिन्हें ये डिस्क्राइब करता है। तो हमने अगर एनफ से पहले गुड लिख रखा है तो ये गलत है। ठीक है, सो अगर आप लिखोगे तो उसके बाद आपको दैट क्लॉज लिखनी पड़ेगी, इन्फिनिटिव उसके साथ आता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम यहाँ तो लिखें टू गुड टू बी ट्रू, या हम लिखें वेरी गुड टू बी ट्रू। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है कि टू गुड टू बी ट्रू सही है, वेरी गुड टू बी ट्रू सही है। तो इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है। जब हम वेरी के साथ इन्फिनिटिव लिखते हैं तो वो पॉजिटिव मीनिंग होता है, टू के साथ लिखते हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग होता है। ऐसे समझना, ही इज वेरी rich to buy a car।
दूसरा, he is too poor to buy a car। ठीक, तो इनका मतलब देखो क्या हुआ, ही इज वेरी रिच टू बाय अ कार का मतलब ये हो गया कि ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार। ठीक है, और इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ही इज सो रिच दैट ही कैंट बाय अ कार। ठीक, अब जब तुम देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है कैंट बाई, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग है कैन बाई, और ये मीनिंग आया कहां से, ये आया वेरी और टू से। बाकी तो सब सेम है भाई, बाकी तो सब सेम है ना, बस वेरी और टू में ही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ही इज वेरी रिच टू बाय अ कार, तो इसका मतलब है ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार, पॉजिटिव मीनिंग। और अगर हम लिख रहे हैं ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, तो इसका मतलब है ही इज सो पुअर। एक मिनट अच्छे, ठीक है, तो इसका मतलब है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग हमने मेंटेन किया, कैसे मेंटेन किया, वेरी और टू की मदद से। तो अगर हम टू यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, और वेरी यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है। अब यहाँ पे वेरी लिखा है, यहाँ पे टू लिखा, टू का मतलब नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, वेरी का मतलब पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, फिर उसके हिसाब से बताओ क्या आना चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़कर समझो, ठीक है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, ठीक है, हिज फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स थॉट, उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स ने सोचा, क्या सोचा, दैट द न्यूज वॉज डैश, कि न्यूज थी, क्या थी, टू गुड टू बी ट्रू, इतनी अच्छी थी कि सच हो सकती है। टू गुड टू बी ट्रू, इतनी अच्छी थी कि सच नहीं हो सकती है। तो अब देखो, अगर हम लिख देंगे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो इसका मतलब जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि भाई खबर तो इतनी अच्छी कि सच नहीं हो सकती। और अगर हम लिख देंगे द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन बी ट्रू। तो अगर कोई खबर अच्छी होती है तो क्या वो सच्ची होती है? हाँ, बस ये हमें कॉमन सेंस यूज करना है। अगर हम ये कह रहे हैं द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर खबर अच्छी होती है तो ही सच्ची होती है। बुरी खबरें सच्ची नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि किसी का मर्डर हो गया, कोई लूट गया, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब अगर कोई खबर अच्छी नहीं है तो वो सच नहीं होगी, झूठ होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। किसी भी खबर के सच या झूठ होने का उसके अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कोई खबर सच्ची है झूठी है उसके अच्छे बुरे होने पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज हम देखें तो ये मीनिंग गलत है, ये मीनिंग लॉजिकल है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कोई खबर इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। अगले पे आ जाओ। द कोच इवेंचुअली हैड टू डैश टू द डिमांड्स ऑफ द प्लेयर्स। बताओ क्या लिखें, एक्सेप्ट, एक्सीड, सक्सीड, क्या लिखें भाई? द कोच इवेंचुअली हैड टू डैश द डिमांड्स ऑफ द प्लेयर्स। अब देखो देखो देखो, एक्सेप्ट जो होती है ना बच्चे, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव। यहां देखो हमने प्रेपोजिशन लिख रखी है, तो जो भी तुम वर्ब लिखोगे वो इंट्रांसिटिव होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है। एक्सीड का मतलब गो बियॉन्ड होता है। एक्सीड जो वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है टू गो बियॉन्ड, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, अधिक हो जाना, ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक, तो ये जो दोनों सेंटेंसेस, ये जो दोनों ऑप्शन है, ये इनका जो मीनिंग है वो इस कॉन्टेक्स्ट में लॉजिकल नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। एक्सेप्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखी है। अब मान लो अगर ये टू नहीं लिखा होता तो एक्सेप्ट आ जाता है। द कोच इवेंचुअली हैड टू एक्सेप्ट द डिमांड,
लेकिन अगर वहां पे हमने टू लिख रखा है तो ये एक्सेप्ट वर्ब तो आएगी नहीं, तो ये गलत हो गया। आंसर है एक्सीड। एक्सीड वर्ब का मतलब होता है टू एग्री। The coach eventually had to agree to the demands of the players। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, टू एग्री टू का मतलब टू एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द कोच इवेंचुअली हैड टू डैश द डिमांड्स ऑफ द प्लेयर्स, तो हम लिख देंगे एक्सीड टू द प्लेयर्स। अगला देखो, एक्सीड टू प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं होती है बच्चे, एक्सीड वर्ब होती है, टू उसके साथ में यूज होने वाली प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वो होती हैं जिनमें प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो। This dash of art that I have ever come across in the past 20 years। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखे हैं, द ब्यूटीफुल पीस, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, अ मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, इनमें से ये वाला जो ऑप्शन है ये अनग्रामेटिकल है, ये कहीं पे आंसर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पीस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटर्मिनर के आएगा नहीं, तो यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस और द ब्यूटीफुल पीस, इनमें डिफरेंस देखो क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री। मोस्ट के साथ में जब हम द आर्टिकल लिखकर यूज करते हैं ना बच्चे, तो उसका मतलब वेरी हो जाता है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल पीस का मतलब अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, और ये तो है ही पॉजिटिव। तो ये हमने जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज किया है वो इन दोनों एग्जांपल्स में पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, यहां पर जो हमने लिखा था मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में जरूरत किसकी है, सुपरलेटिव डिग्री की या पॉजिटिव डिग्री की। अच्छा, पता कैसे चलता है जरूरत किसकी है? अगर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को सिंपली डिस्क्राइब करना है, कोई नाउन या प्रोनाउन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। अगर हमें उसका कंपैरिजन करना है वन वर्सेस ऑल का, तो हम लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, वन वर्सेस ऑल। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है वन वर्सेस ऑल, कि हम एक का कंपैरिजन सबके साथ कर रहे हैं। वहां देखो क्या लिखा हुआ, दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस इन द पास्ट 20 ईयर्स। कह रहा है कि पिछले 20 सालों में मैं जितने भी पीस ऑफ आर्ट से देखे मैंने, ठीक है, उनमें सबसे सुंदर। तो इसका मतलब पिछले 20 सालों में इसने जितने भी आर्ट वर्क देखे हैं उन सब में ये जो पीस है वो इसको सबसे अच्छा लग रहा है। तो ये वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया, वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, हमने ऐसे पता कर लिया। और नहीं तो ध्यान से देखो क्या, कि आपको पता है कि आंसर तो एक ही होगा, आंसर तो जो भी होगा वो कोई एक ही होगा। ठीक है, यहां पर आपको एक सुपरलेटिव दो पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ऐसे समझ जाओ कि पॉजिटिव नहीं आ सकते। चलो ये आ गया। तो अगर दो पॉजिटिव दे रखे हैं, एक सुपरलेटिव दे रखा है, तो मान के चलो कि फिर सुपरलेटिव ही आएगा। अगला देखो, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैव डिस्पेंस्ड दैट्स द नीड फॉर कैश ऑल टुगेदर। कम अक्रॉस का मतलब टू फाइंड, टू मीट समथिंग सडनली। ठीक है, टू फाइंड समथिंग सडनली और टू मीट समवन सडनली। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैव डिस्पेंस्ड दैट्स द नीड फॉर कैश ऑल टुगेदर। चलो ये दोनों क्वेश्चंस लिखे रहने दो, और फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। एक क्वेश्चन देखो, इसको लिखा रहने दो, दो क्वेश्चन में अलग से लिख रहा हूं, उन्हें देखो। ATMs have dispensed dash these fake notes। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक वो हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या सिचुएशन है, डिस्पेंस्ड वर्ब यहां भी लिखी है, डिस्पेंस्ड वर्ब यहां भी लिखी है। ठीक,
आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे डिस्पेंड का मतलब है टू टर्मिनेट, यहां पे डिस्पेंड का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट। डिसबर्स, सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो, अगर ये बात अपने आप समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने भी बताई है, इससे सीखने समझने की कोशिश करो। डिस्पेंस जो वर्ब होती है ना बच्चे, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिसबर्स करना, स्प्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे एक ऑफिस वगैरह में एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वाटर डिस्पेंसर, ग्लास डिस्पेंसर भी होती है, ठीक है, सोप डिस्पेंसर भी होती है, वाटर डिस्पेंसर। तो वाटर डिस्पेंसर मशीन का क्या काम क्या होता है? टू डिस्पेंस वाटर। वाटर डिस्पेंसर इज द मशीन दैट डिस्पेंसेस वाटर। डिस्पेंस करना मतलब डिस्बर्स करना, जिससे पानी आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्पेंसर का मतलब ये होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो डिस्पेंस का वही वाला मीनिंग चाहिए, एटीएम्स हैव डिस्पेंस्ड दीज फेक नोट्स, कि एटीएम से निकले ये वाले नकली नोट, मतलब ये नकली नोट्स जो है वो किससे निकले? एटीएम से, ठीक है। तो यहां पे आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी, इस केस में वर्ब ट्रांसिटिव होती है। ATMs have dispensed dash these fake notes, no preposition। लेकिन जब डिस्पेंस का मतलब वो किसी को टर्मिनेट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, अंत कर देना उसका, तो डिस्पेंस के साथ में प्रेपोजिशन लिखा करो विद। डिस्पेंस विद एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, टू टर्मिनेट समथिंग, ठीक है। इंग्लिश में एक काफी फेमस प्रोवर्ब होती है, तुम में से अगर कभी किसी ने सुनी हो, ठीक है, फैमिलियरिटी डिस्पेंसेस विद फॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फैमिलियरिटी एंड्स फॉर्मेलिटी, ये प्रोवर्ब है, ध्यान रखना। फैमिलियरिटी डिस्पेंसेस विद फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जो फैमिलियरिटी होती है ना, ज्यादा जान परिचय हो जाता है तो फिर फॉर्मेलिटी करना आदमी बंद कर देता है। पहले आपके साथ औपचारिक व्यवहार करेगा, हाय हेलो चाय पानी सब पूछेगा, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा जान पहचान हो जाती है, ज्यादा मतलब मेल जोल हो जाता है, तो फिर आदमी फॉर्मेलिटी नहीं करता, फिर हल्के में लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डिस्पेंस विद का मतलब ये होता है, ठीक है। अदरवाइज डिस्पेंस ट्रांसिटिव वर्ब होती है, लेकिन तब डिस्पेंस का मतलब होता है डिसबर्स करना, इस मीनिंग से इसको हमेशा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे जाओ। इन द पार्क, ओके। The actress dashed from the crowd because of her height and flaming red hair. The actress dashed from the crowd because of her height and flaming red hair. देखो देखो देखो, मैं समझा देता हूं बच्चे। स्टैंड फॉर, स्टैंड अप फॉर, स्टैंड बाई, स्टैंड आउट, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, आज इनके मीनिंग समझ लेते हैं। स्टैंड फॉर, स्टैंड अप फॉर, स्टैंड बाई, स्टैंड आउट, ठीक है। देखो, स्टैंड फॉर का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट, ठीक है। सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। दे स्टूड अप फॉर देयर कैंडिडेट,
तो स्टैंड अप फॉर समबडी का मतलब होता है किसी के फेवर में उसको सपोर्ट करना, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब होता है टू असिस्ट, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय का मतलब किसी के साथ में ही रहना, उसको असिस्ट करने के लिए। बाय का मतलब नियर, ठीक है। फिर हमने लिखा है स्टैंड आउट, टू बी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो एडजेक्टिव होता है ना, वो भी स्टैंड आउट से ही बना होता है, पढ़ के समझ गए होगे। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकियों से एकदम अलग हो, अलग हो मतलब अनोखा हो, यूनिक हो। तो स्टैंड आउट करना मतलब अलग नजर आना। जैसे कि मान लो, ऐसे मान लो कि बहुत से व्हाइट कलर की बॉल्स हैं और उनमें एक ब्लू कलर की बॉल हो, तो वो अलग से नजर आएगी। तो इसको कहते हैं स्टैंड आउट करना। स्टैंड आउट करना बाकियों से अलग होना, बी डिफरेंट, ठीक है। टू बी डिफरेंट, स्टैंड आउट करना, ठीक है। तो स्टैंड आउट करने का मतलब आई कैचिंग इन क्राउड, एग्जैक्टली बच्चे। स्टैंड आउट करना मतलब बाकियों से अलग होना। अब जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसा है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, दैत्याकार है, क्रिस गेल जैसा, और वो पहुंच गया कोरिया में या जापान में, जहां पे सब शॉर्ट हाइट के पर्सन होते हैं। तो अगर वो जापान के किसी रेलवे स्टेशन पे रहेगा तो वो अलग से ही नजर आएगा। एक तो उसका कलर, जापान के लोग तो गोरे होते हैं ना, ठीक है, और वो क्रिस गेल अलग से नजर आएगा अपने कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी हाइट देखो, जापान के लोगों की हाइट तो शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना जापान के लोग, वो उनमें हाइट की वजह से अलग नजर आएगा। तो इसको हम कहेंगे स्टैंड आउट। स्टैंड आउट करना मतलब बाकियों से एकदम से अलग होना, ठीक है, इजी टू नोटिस। तो इसमें से जब तुमने पढ़ा ना ये एग्जांपल, तो अपने ध्यान से देखो, द एक्ट्रेस डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग हेयर। उसके जो फ्लेमिंग हेयर थे, ठीक है, लपटे जैसी लग रही हो ऐसे उसके मतलब डिजाइनिंग बाल थे, और उसकी जो हाइट थी, इसकी वजह से भीड़ में अलग ही नजर आ रही थी। अलग ही नजर आने का मतलब स्टैंड आउट करना, ठीक है। अगला देखो, डिस्पाइट हैविंग ट्राइड सेवरल टाइम्स आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज डैश अबाउट। कई बार कोशिश करने के बावजूद आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, व्हाट ही वाज डैश अबाउट। व्हाट ही वाज टेलिंग अबाउट, सेइंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट, बताओ। हाँ, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्टैंड आउट करना मतलब ये। अब देखो, मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने बच्चे जानते हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि सब जान जाएंगे एकदम से। ही वॉज सेइंग डैश नथिंग। ही वॉज टॉकिंग डैश नथिंग। He was telling dash nothing. He was discussing dash nothing. अब ध्यान से देखो, ये जो से है, टेल है और डिस्कस है, ये व्हाट के लिए ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। तो जो नथिंग है ना, वो इन वर्ब्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही वॉज सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कह रहा था। ही वॉज टेलिंग नथिंग, कुछ नहीं बता रहा था। ही वॉज डिस्कसिंग नथिंग, वो कुछ नहीं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। लेकिन टॉक वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, तो इसके बाद नथिंग को हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ही वॉज टॉकिंग नथिंग, हमें कोई ना कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, अबाउट। ही वॉज टॉकिंग अबाउट नथिंग, ठीक। अब अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो अगर यहाँ पे अबाउट प्रेपोजिशन ना लिखी होती, ठीक है, तब तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, तो मतलब टेलिंग भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अभी जब अबाउट लिखा तो केवल टॉक ही लिख पाओगे। तो अगर ये अबाउट नहीं लिखा होता, अगर ये अबाउट नहीं लिखा होता,
हाँ मूवीज में मिलती है ना सुनने को, एग्जैक्टली बच्चे। तो अगर ये अबाउट नहीं लिखा होता तो हम ये भी लिख सकते हैं व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट ही वाज डिस्कसिंग, ठीक है। लेकिन जब अबाउट लिखा हुआ तो इसमें टॉकिंग ही आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता, तो आंसर हमारा इसमें टॉकिंग। बाकी ये भी ध्यान रखना। अगला, when the bus was at full speed its brakes failed and an accident was dash। अब हम कह रहे हैं कि जब बस अपनी फुल स्पीड में थी तभी उसके ब्रेक फेल हो गए और फिर एक्सीडेंट था। क्या था एक्सीडेंट, अब हमें बताना है। सारे बच्चे आंसर बताएं। देखो, इनफैलिबल मीनिंग समझते हैं पहले जो उनके। इनफैलिबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल, इन एसेंशियल, अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मतलब कंफर्म, सर्टेन, जिसको मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता, अकाट्य, ठीक है। एसेंशियल का मतलब नेसेसरी, आवश्यक, जरूरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, अटल। इनफैलिबल का मतलब फ्लॉलेस, जो फेल ना हो। इनफैलिबल, फ्लॉलेस, ठीक है, जो असफल ना हो, दैट नेवर फेल्स। अब बताओ, अगर हाई स्पीड पर बस के ब्रेक फेल हो गए तो अब एक्सीडेंट क्या है, बताओ भाई। अगर अगर बस जो है वो हाई स्पीड में, ठीक है, फुल स्पीड में, और उसके ब्रेक फेल हो गए तो अब एक्सीडेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है? हाँ, नहीं, ठीक है। अनडिनाइबल, डिनाई का मतलब किसी चीज को नकारना है, ठीक है, वो नहीं। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब दैट इज श्योर टू हैपन, इनएविटेबल का मतलब दैट इज श्योर टू हैपन, कुछ ऐसा जो होना निश्चित हो गया, मतलब वो टल नहीं सकता, उसको टाला नहीं जा सकता। ब्रेक फेल होंगी तो अब एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, कितना बड़ा होगा, क्या मतलब कैजुअलिटीज होंगी वो एक अलग बात है, बट एक्सीडेंट तो हो गई, ठीक है। तुम में से अगर किसी ने मूवी देखी हो एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम, देखी किसी ने? तुम में से किसी ने अगर एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी हो तो एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब थैनोस लास्ट में हार जाता है, ठीक है, तो मतलब हारने वाली हालत में आ जाता है, ठीक है, तो उस समय एक डायलॉग मारता है, क्या कहता है? आई एम इनएविटेबल, ये कहता है वो, ठीक है। तो उस समय जो थैनोस होता है, जब वो किससे, कैप्टन मार्वल से छीन लेता है, क्या नाम, गॉन्टलेट, तो जब गॉन्टलेट छीन लेता है तो फिर वो क्या कहता है आयरन मैन को देखकर कि आई एम इनएविटेबल। नहीं, आयरन मैन से ही छीन लेता है, हाँ। नहीं, फास्ट 10 नहीं देखे हुए मैंने। जब वो छीन लेता है गॉन्टलेट, अब थोड़ी मूवीज कम हो गई, नहीं देखता मैं उतनी, तो जो गॉन्टलेट छीन लेता है आयरन मैन से उसको पीट पीट कर, ठीक है, और जब वो स्नैप करने वाला होता है तो उस समय वो क्या कहता है, ठीक है, आई एम इनएविटेबल। तो डायलॉग तो भारी मारता है, लेकिन चूंकि गॉन्टलेट में वो स्टोन्स नहीं होते हैं तो वो काम नहीं होता। फिर आयरन मैन जो होता है वो डायलॉग मारता है, वो क्या कहता है, आई एम आयरन मैन, ठीक है। तो इनएविटेबल का मतलब दैट इज श्योर टू हैपन, जिसको टाला नहीं जा सकता, कि थैनोस का मतलब डेथ है, गॉड ऑफ डेथ था वो, ठीक है। तो डेथ इज इनएविटेबल, मौत जो है वो निश्चित है, टाल नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। तो वो कहता है आई एम इनएविटेबल और वो कहता है आई एम आयरन मैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर द हेवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक डैश 2 फीट। अब हम कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते हैवी रेन्स के बाद में क्या हुआ, द वाटर
इन द लेक डैश 2 फीट। हिंदी में देखिए, अच्छा चलो कोई नहीं। अब देखो यहां पे क्या लिखा, आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, कि लास्ट वीक तेज बारिश होने के कारण, ठीक है, नदी में क्या हुआ, वाटर लेवल हो गया, क्या हो गया वो हमें बताना है, ठीक है। रोज, हैज रेज्ड, रेज्ड, हैज रिजन, ये बताना है। तो यहां देखो, ये जो हमने 2 फीट लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं बच्चे, ये हाउ मच का रिप्लाई है और ये एडवर्ब है। वाटर लेवल कितना बढ़ गया है ये बताने के लिए हमने ये लिखा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हाउ मच का रिप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे जो भी आप वर्ब लिखोगे ना वो इंट्रांसिटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब आएगी, तो रेज तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ये गलत। हैज रेज भी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, गलत। अब या तो हम लिखे रोज या हम लिखे हैज रीजन। अब इसके साथ में देखना ये कि अदर लिखे या अनदर लिखे, बताओ सारे लोग बताओ, बी या सी में से कौन सा आंसर। एक चीज तो कंफर्म है कि ए और डी नहीं आएंगे, क्योंकि रेज वर्ब जो होती है ना बच्चे, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखी जाती है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो जो भी वर्ब हम लिखेंगे वो इंट्रांसिटिव होनी चाहिए। तो या तो हैज रीजन आएगा जो कि राइज वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या रोज आएगा जो कि राइज वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उन दोनों में डिफरेंस देखें तो एक में अनदर लिखा है, एक में अदर लिखा है। अब हमें सोचना है कि हम अदर लिखें अनदर लिखें, ये सोचना है। चलो बताओ। अनदर, अनदर 2 फीट का मतलब मोर 2 फीट, और ज्यादा 2 फीट। तो जब हम कभी डिग्री वगैरह रेफर करते हैं तो वहां पे अनदर का यूज हम, देखो अगर हम कभी ऑब्जेक्ट लिखें तो अनदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ में नहीं यूज होता, ठीक है। लेकिन जब हम ये हाउ मच का रिप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अदर मत लिखा करो, यहाँ पे अनदर ही लिखा करो, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये नंबर नहीं है। तो अनदर 2 फीट का मतलब 2 फीट और, तो आंसर है बी। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब हमें कभी मोर का मीनिंग कन्वे करना होता है तो हमेशा लिखा करो अनदर। प्लीज गिव मी अनदर 5 ग्लासेस, 5 गिलास और दे दो। तो इसका मतलब 5 गिलास पहले भी आ चुके हैं, अब 5 गिलास और, ठीक है। अगला देखो, द इंग्लिश schemed to continue their rule in India by playing off one community dash the other. In English, the English का मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। द इंग्लिश स्कीम्ड का मतलब उन्होंने स्कीम बनाई, क्या स्कीम बनाई, टू कंटिन्यू देयर रूल इन इंडिया, कि अपने रूल को इंडिया में कंटिन्यू रखें, जारी रखें। कैसे, बाय प्लेइंग ऑफ वन कम्युनिटी डैश द अदर, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा करके। प्लेइंग ऑफ का मतलब लड़वा कर आपस में, एक को दूसरे के खिलाफ, ठीक है। अंग्रेज जो थे वो बदतमीज बहुत थे, ठीक है। पढ़े लिखे से सब थे कि नहीं थे वो एक अलग बात है, पढ़े लिखे तो खैर थे ही, ठीक है, लेकिन बदतमीज बहुत किस्म के थे, मतलब राक्षस थे, गोरे राक्षस थे, ठीक है। तो इंडिया में जब उनका मतलब उन्हें लगा कि अब खतरा हो गया, इंडियन यूनाइटेड हो रहे हैं, एक हो जाएंगे, ठीक है, और एक हो जाएंगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, तो उन्होंने देखो क्या बीमारी फैला दी। तो उन्होंने फिर संप्रदायों को आपस में लड़ा दिया, ठीक है। जातिवाद के, ऊंचे हो तुम, नीचे हो, फलाना, ऐसे लड़वा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, इस पे लड़वा दिया, नाटकबाजी, ठीक है। तो कई साल तो उन्होंने ऐसे काट दिए, नाटक करके काट दिए। नुकसान देश का हुआ उससे, अंग्रेजों को तो जाना ही था, उनको तो अल्टीमेटली जाना ही पड़ा, ठीक है, लेकिन देश का उसके बाद में भी नुकसान करके गए। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, प्लेइंग ऑफ वन कम्युनिटी डैश द अदर, तो इसका मतलब एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा कर, तो यहाँ पे लिखो अगेंस्ट। और उसके बाद जो अंग्रेजों की रीति थी वो हमारे यहाँ के नेताओं को समझ में आ गई कि ये तो बढ़िया चाल है, ठीक है। अंग्रेज चले गए, अब नेता नहीं उसको छोड़ना चाहते हैं, अब नेताओं के भी वही चौंचले चल रहे हैं, ठीक है। अब नेता जनता को आपस में एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि रूल ऐसे चलेगा। जनता भी अकल की मारी है कि पता नहीं किस चीज की मारी है कि वो भी ये चीज समझ नहीं पाती, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, द टूरिस्ट हैव शॉर्टनड देयर ट्रिप डैश दे रन डैश इनटू बैड वेदर, सारे बच्चे आंसर होते हैं। द टूरिस्ट हैव शॉर्टनड देयर, शॉर्ट का मतलब छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना मतलब छोटा कर देना।
द टूरिस्ट हैव शॉर्टन्ड देयर ट्रिप डैश दे रन डैश इनटू बैड वेदर। अब हम कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, उन्होंने अपनी ट्रिप को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर लिया, ठीक है। अब क्यों कर लिया ये सब वजह हमें बतानी। लेस्ट दे में, अब देखो लेस्ट के साथ में मे तो आता नहीं, तो सबको पता होगा, ऑप्शन गलत, ठीक है। लेस्ट के साथ में माइट भी नहीं आता, ये भी गलत, ठीक। सो दे मे रन इनटू बैड वेदर, कि उन्होंने अपनी ट्रिप को छोटा कर लिया इसलिए कि जिससे कि वो खराब मौसम में फंस जाए, इसलिए कर लिया होगा, नहीं, तो ये भी गलत, मीनिंग के वजह से गलत, ये आंसर। लेस्ट दे शुड रन इनटू बैड वेदर, जिससे कि वो बुरे मौसम में ना फंस जाए। लेस्ट का मतलब होता है मे इट नॉट हैपन, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, लेस्ट का मतलब होता है मे इट नॉट हैपन। लेस्ट का मतलब है मे इट नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, उससे समझ लेना एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड गेट लेट, ठीक है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड गेट लेट, कि वो तेज दौड़ा, ठीक है। वो तेज दौड़ा, किस लिए तेज दौड़ा, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए। तो यहाँ पे ना अंडरस्टूड मीनिंग नेगेटिव ही होता है, जब हम लेस लिखते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग नेगेटिव ही होता है। अच्छा, ये बात हो सकता है मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ा रखी हो, नहीं पढ़ा रखी हो तो ध्यान देना है, ये जो हम लेस्ट के साथ शुड लिखते हैं ना, ये ऑप्शनल होता है। अगर मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें लेस्ट ना लिखा हो, तो सॉरी शुड ना लिखा हो लेस्ट के साथ, तो उसको गलत मत मान लेना। कोई बच्चा ऐसा ना मान ले कि लेस्ट के साथ में शुड लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। शुड हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट एक चीज ध्यान देना, अगर हम लेस्ट के साथ में शुड ना लिखें तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो वर्ब हम लेस्ट के साथ लिखते हैं ना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होती है। तो शुड लिखेंगे तब तो सबको ही पता होगा कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि शुड के साथ तो आती ही फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो शुड नहीं भी लिखा हो, तब भी वर्ब को हमेशा बेस फॉर्म में ही लेस्ट के साथ लिखना, ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये मत देख लेना कि यहाँ पे पास्ट लिखा हो तो आगे भी पास्ट आएगा, हाँ, ठीक है। तो लेस्ट का मतलब क्या हो गया, मे इट नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव मीनिंग। सो द टूरिस्ट हैव शॉर्टन देयर ट्रिप, टूरिस्ट ने अपनी ट्रिप को शॉर्ट कर दिया, क्यों कर दिया है, लेस दे मे रन इनटू लेस दे शुड रन इनटू बैड वेदर, कहीं वो बुरे मौसम में ना फंस जाए इसलिए। अगला देखो, अगला हमने लिखा ही टुक एन अर्ली लीड इन द रेस एंड डैश इट फॉर 5 लैप्स, कि उसने रेस में, मान लो कोई रेसिंग कार की रेस हो रही है, ठीक है, फॉर्मूला 1 वगैरह रेस हो रही है, तो उसने शुरुआत में लीड ले ली, एंड डैश इट फॉर 5 लैप्स, और 5 लैप तक उसने उस लीड को बना के रखा। लेस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, चाहे शुड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, जो शुड के साथ हम लिखते हैं ना बेस फॉर्म, वही लिखनी है, अगर शुड ना लिखा हो तब भी। आंसर बताओ, कि उसने शुरुआत में ही लीड ले ली और फिर उसी लीड को उसने बना के रखा। देखो यहां पे ऐसे समझ लेना सारे बच्चे, जैसे हमने लिखा होल्ड अप, होल्ड आउट, होल्ड ऑन, होल्ड ओवर, ठीक है। ये मान लो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हो गए होल्ड वर्ब के, होल्ड अप, होल्ड आउट, होल्ड ऑन, होल्ड ओवर, होल्ड ऑन टू। इनके अगर मीनिंग कोई बच्चा है जानता हो तो बताएं। देखो होल्ड अप का मतलब होता है बच्चे, एक दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है इसका मतलब टू बी स्टक, कहीं पे फंस जाना, ठीक है, उसकी वजह से लेट वगैरह हो जाना। एक होल्ड अप का मतलब होता है टू रॉब, पैसेंजर्स के लिए इसका यूज किया जाता है, पैसेंजर्स होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है। ऑल द पैसेंजर्स ऑन द बस वर हेल्ड अप, ठीक है, हेल्ड अप का मतलब रॉब्ड। दूसरा होल्ड अप का मतलब गेट स्टक भी होता है, कहीं पे फंस जाना, उलझ जाना होता है। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक जैम, आई वॉज होल्ड अप इन अ ट्रैफिक जैम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ गया होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना, विरोध करना, मतलब कुछ गड़बड़ होने से रोकना, ठीक है। आई कैन नॉट होल्ड आउट एनी लॉन्गर, अब मैं और ज्यादा नहीं रोक सकता,
इसका मतलब ये, मतलब आई कैन नॉट रेजिस्ट मोर। होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट, टू परसिस्ट, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन को परसिस्ट करना, उसी में कंटिन्यू करना, मतलब उसको चेंज नहीं करना, होल्ड ऑन। होल्ड ओवर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, पुट ऑफ का मीनिंग टाल देना, तो इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू डिले, द मीटिंग हैज बीन हेल्ड ओवर। ठीक है। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज के कंट्रोल में होना, मतलब उसको कंट्रोल करके रखना, लूज नहीं करना, नॉट टू लूज। होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब होता है नॉट टू लूज, किसी चीज को लूज नहीं कर देना। ठीक। तो ये मीनिंग्स भी ध्यान रखना सारे बच्चे। अब उसमें लिखा है कि उसने शुरुआत में लीड ले ली और फिर 5 लैप्स तक उसने वो लीड बना के रखी, मतलब उसने लूज नहीं की वो लीड। तो यार आंसर, ही हेल्ड ऑन टू इट, और जो लीड उसने शुरू में ले ली। ठीक है। होल्ड ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती बेटा, होल्ड ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती। तो उसने जो शुरू में लीड ले ली, वही लीड उसने बाद तक अपनी बना के रखी, उसको उसने लूज नहीं किया। ठीक है। तो आंसर है होल्ड ऑन टू। अगला देखो, ही नोज वेल दैट इट डैश मोर इंटरेस्टेड अबाउट हिज वेल बीइंग देन हिज फ्रेंड्स। बताओ भाई आंसर। He knows well that it is me who is, it is I who is, it is me who was, it is I who am। बताओ क्या आएगा। आंसर बच्चों, देखो ये जो हम हु लिख रहे हैं ना बेटा, ये जो हमने यहाँ पे हु लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है ना। चलो, तो अगर ये मी हु हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मी तो लिख नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। ठीक। आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे प्रोनाउन लिख रहे हैं ना, वो हु के लिए यूज हो रहा है, और हु जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ही होता है, तो हम मी लिख नहीं सकते, तो आई आएगा। अब हम हु के बाद क्या लिखें, इज लिखें हम लिखें, ये सोचना है। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पे जो हु है हमारा, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके लिए जो, आई के लिए जो है। तो जो हम हु के बाद वर्ब लिखेंगे वो आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो आई के अकॉर्डिंग इज तो आएगा नहीं, एम आएगा, तो आंसर ही हो गया। तो आंसर है डी, इट इज आई हु एम। ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक एग्जांपल अलग से लिख रहा हूं। यहां देखो, इट इज, नहीं छोड़ो, इट इज नहीं, ऐसे लिखो, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वॉज एब्सेंट yesterday। ठीक है। इट वॉज, इट इज आई हु हैज informed the police। It is I who has informed the police। बताओ भाई सारे बच्चे आंसर। अब देखो यहाँ पे जो हमने हु लिखा ना बच्चे, इसका एंटीस्टेंट कौन है, बॉयज है, तो हम बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर जो हमने हु लिखा है, इसका एंटीस्टेंट कौन है, आई है, तो हम आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हम वर्ब लिखते हैं, वो हम उनके एंटीस्टेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब यहाँ पे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग है आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बॉयज है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। ठीक। He is one of the boys who were absent yesterday, and it is I who have informed the police। अगला क्वेश्चन देखो, the boy could not keep himself dash falling dash the wall। The boy could not keep himself dash falling dash the wall। टेढ़ा क्वेश्चन है क्या, देखो थोड़ा सोच के।
द बॉय कुड नॉट कीप हिमसेल्फ। द बॉय कुड नॉट कीप हिमसेल्फ डैश फॉलिंग डैश द वॉल। अब देखो, कीप अप, कीप ऑन, कीप ऑफ, कीप फ्रॉम, कीप बैक। ठीक है, कीप अप, कीप ऑन, कीप ऑफ, कीप फ्रॉम, कीप बैक। इनके मीनिंग बताएंगे वो सारे बच्चे। कीप अप, कीप ऑन, कीप ऑफ, कीप फ्रॉम, कीप बैक, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। सारे बच्चे इनका मीनिंग बताएं। देखो, ये जो कीप अप है ना बच्चे, कीप अप का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है टू मेंटेन। अब मेंटेन के दो सेंस निकलते हैं। एक तो मतलब जो है जैसी है हालत उसी को बना के रखना, कीप इट अप। कीप इट, जैसे हमें किसी को एनकरेज करना होता है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हमें उसको एनकरेज करना होता है, तो हम उसको कैसे एनकरेज करते हैं? कीप इट अप। ठीक है, कीप इट अप का मतलब जारी रखो, इसको मेंटेन करके रखो। जैसे अभी इससे पहले में एग्जांपल पढ़ रहे थे ना कि किसी रेसर ने स्टार्टिंग में ही लीड ले ली, तो उसने अपनी उस लीड को मेंटेन करके रखा, ही केप्ट इट अप। तो कीप समथिंग अप का मतलब तो उसको मेंटेन करके रखना, एक मीनिंग। एक और भी मीनिंग होता है, मेंटेन के ही सेंस में होता है। कीप अप करना मतलब किसी चीज को मेंटेन करके, मतलब उसकी व्यवस्था करके रखना, मैनेज करना। हु कीप्स अप दिस बिल्डिंग, हु कीप्स अप दिस बिल्डिंग का मतलब हु मैनेजेस दिस बिल्डिंग। ठीक है, द बुक कीपर, द बुक कीपर होता है ना वन हु कीप्स अप बुक्स, जो मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करके रखता है। तो कीप अप के मतलब ये दो हो गए, मेंटेन करके रखना, ठीक है, जारी रखना, मतलब मेंटेन करके रखना। कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू। दे केप्ट ऑन आर्गुइंग, वो झगड़े ही करते रहे। दे केप्ट ऑन फाइटिंग, वो लड़ते ही रहे। कीप ऑन करना मतलब ये। कीप ऑफ का मतलब होता है टू रिमेन डिस्टेंट, किसी चीज से दूर रहना। ऑफ का मतलब डिस्टेंट होता है, सब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। टू रिमेन डिस्टेंट, किसी चीज से दूर रहना। कीप ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर रहो। कीप ऑफ दैट ट्री, उस पेड़ से दूर रहो। तो कीप ऑफ का मतलब स्टे अवे। कीप ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है स्टे अवे, दूर रहना। फिर कीप फ्रॉम आ गया। टू कीप फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, कीप फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है, कीप फ्रॉम बैड बॉयज का मतलब बैड बॉयज से दूर रहो। ठीक है, और कीप बैक का मतलब होता है टू कंसील, छिपाना, टू हाइड, किसी बात को छिपाना। ही केप्ट बैक दिस सीक्रेट फ्रॉम अस, उसने ये सीक्रेट हमसे छुपा के रखा। तो कीप समथिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को छुपा के रखना, मतलब बताना नहीं। ठीक है, ही केप्ट बैक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक उसने बात छुपा के रखी। तो अब देखो, द बॉय कुड नॉट कीप हिमसेल्फ डैश फॉलिंग, तो मतलब वो खुद को गिरने से नहीं रोक पाया, मतलब ये वाला कॉन्टेक्स्ट सही है। ठीक है, द बॉय कुड नॉट कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द वॉल, वॉल के ऊपर वो खड़ा होगा या बैठा होगा तो उससे वो गिरने से खुद को रोक नहीं पाया। ऑफ का मतलब सेपरेशन, फ्रॉम का मतलब, कीप फ्रॉम का मतलब अवॉइड, कि मतलब वो खुद को गिरने से दीवार से रोक नहीं पाया, डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, अगला देखो, अ वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज डैश फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्या लिखें? आर ऑफर्ड, हैव ऑफर्ड, इज ऑफर्ड, हैज बीन ऑफर्ड। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देना है कि जो हमने वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना बच्चे, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है
तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी नहीं, तो ये हैज बीन ऑफर्ड गलत है और इज ऑफर्ड गलत है। अब हम हैव ऑफर्ड लिखें या आर ऑफर्ड लिखें, इनमें से हमें डिसाइड करना है। तो हैव ऑफर्ड जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस में है, आर ऑफर्ड वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है। एक्टिव पैसिव का डिफरेंस हमें पता ही है, अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज होती है, अगर सब्जेक्ट और डूअर हो तो वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। अब यहाँ पे देखो जो कोर्सेज हैं वो ऑफर करेंगे या कोर्सेज को ऑफर किया जाएगा, तो हमें पता है कोर्स तो ऑफर करेंगे नहीं कोई चीज, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो कोर्सेज को ऑफर करता होगा, तो पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए, तो ये ऑप्शन आर ऑफर्ड, ठीक है। A wide variety of courses are offered for the aspirants of government job exams. It might offend some dash if we postpone the meeting again. हमने कहा कि अगर भाई हम फिर से मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे तो हमारे कुछ दोस्तों को ये बुरा लग सकता है। आंसर बताइए। सारे बच्चे आंसर बताने की कोशिश करें। इट माइट अफेंड सम डैश। देखो देखो, एक बात सारे बच्चों को जो ध्यान रखनी है कि जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पूरा सेंटेंस पढ़ा करो। देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ बच्चे, कि जो सम है ना डिटरमिनर है, पार्ट का डिटरमिनर होता है। अगर यहाँ पे सम नहीं लिखा होता तो फिर ए ऑप्शन आ सकता था, ठीक है। सी ऑप्शन भी आ सकता था, हालांकि तब द लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ सकता था, ए ऑप्शन आ सकता था, अभी तो ए ऑप्शन आएगा नहीं, तो ये गलत, ठीक है। आवर डिटरमिनर होता है, बिना नाउन के नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक। अब हम सम फ्रेंड्स ऑफ अस लिखें या सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स लिखें, ये इशू है। तो इसको देखो मैं बता देता हूं। हमें ये डिसाइड करना है कि भाई हम सम फ्रेंड्स ऑफ के बाद क्या लिखें, ठीक है। यही तो इशू है ना। हम सम फ्रेंड्स ऑफ अस लिखें कि सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स लिखें या सम फ्रेंड्स ऑफ आवर लिखें, ठीक। ये बेसिकली डिसाइड करने वाली बात है। तो बताओ भाई क्या लिखें, क्वेश्चन ये हो गया, बताओ। सम फ्रेंड्स ऑफ डैश अस लिखें, सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स लिखें या सम फ्रेंड ऑफ आवर लिखें। देखो आवर तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि ये डिटरमिनर होता है, बिना नाउन के यूज नहीं होता, ठीक है। अब या तो आवर्स लिखोगे या अस लिखोगे, लेकिन आवर्स में और अस में डिफरेंस क्या पहले हम वो समझ लें। आवर्स का मतलब है आवर फ्रेंड्स। आवर्स जो है ना बच्चे, वो पजेसिव प्रोनाउन है, वो पजेशन को रेफर करेगा, पर्सन को नहीं, पजेशन को रेफर करेगा। तो आवर्स का मतलब है आर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स। अस का मतलब है हम, ऑब्जेक्टिव केस में भाई वी और अस सेम होते हैं, बस सब्जेक्ट बनाते हैं तो वी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अस लिखते हैं। तो अस का मतलब वी या वी का मतलब अस, ठीक। तो ये जो अस और आवर्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अस जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सन को रेफर करेगा। आवर्स जो है वो पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजेशंस या रिलेशंस को रेफर करेगा जिनकी बात हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आवर्स का मतलब है आवर फ्रेंड्स। आवर्स का मतलब क्या बच्चे, आवर फ्रेंड्स, ठीक। अब हमें डिसाइड करना है हम क्या लिखें, सम फ्रेंड्स ऑफ अस या सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। तो जो सम फ्रेंड हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये पार्ट है। सम का मतलब पार्ट होता है, तो ये पार्ट है। सम फ्रेंड का मतलब कुछ दोस्त, सारे नहीं। तो कुछ किस में से, अब जिसमें से भी कुछ की हम बात कर रहे हैं उस टोटल को हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बातें हैं बच्चे सारी, ठीक है। रूल के चक्कर में याद करने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अपना लॉजिक और कॉमन सेंस यूज करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगर हमने यहां पे लिखा है सम फ्रेंड्स, ठीक है, तो सम फ्रेंड्स का मतलब कुछ दोस्त, पार्ट हो गया। अब कुछ किसमें से, टोटल क्या है, तो वो टोटल हम ऑफ के बाद लिख देंगे। ये जो ऑफ प्रिपोजिशन होती है ना, इसका यूज हम टोटल और पार्ट को रिलेट करने के लिए करते हैं। तो सम फ्रेंड्स ऑफ डैश, अब यहां पे हमें टोटल लिखना है, तो टोटल का मतलब क्या, सारे फ्रेंड्स। टोटल का मतलब ऑल फ्रेंड्स। तो यहां पर हमें लिखना है अपने टोटल फ्रेंड्स के लिए कोई प्रोनाउन, कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो हमें नहीं, हमारे सारे फ्रेंड्स को रेफर करे, जिनमें से हम कुछ को रेफर कर रहे हैं। तो हमें पता है कि फ्रेंड्स के लिए आवर्स यूज होगा, अस नहीं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। तो सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स का मतलब पता है क्या हो गया, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। इसका मतलब हो गया सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ गई तो यार आंसर
some friends of ours. It might offend some friends of ours. मतलब ये हमारे कुछ दोस्तों को अफेंड कर सकता है भी पोस्टपोन द मीटिंग अगेन, अगर हमने फिर से मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया तो वो जो सम है ना वो क्रूशल वर्ड है। सम जो है वो क्रूशल वर्ड है। सम से ही पता चल रहा है कि हम किसी पार्ट को रेफर कर रहे हैं। अब वो पार्ट किसका है ये बताने के लिए ऑफ के बाद हमें टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पर्सन नहीं है, पर्सन के फ्रेंड्स हैं, तो हमें वो प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो फ्रेंड्स का रेफर कर रहा है। तो हम लिखेंगे आवर्स, सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। तो सम फ्रेंड्स ऑफ आवर्स का मतलब हो गया सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलेंगे तब कुछ नया पढ़ेंगे। बस ऐसे पढ़ते रहना, अपना जो भी बचा हुआ समय है उसमें मेहनत करते रहनी है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।